पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन चुका है, यानी यूएनएससी का। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान ऐसे माहौल में, जब अभी पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऐसे माहौल में यूएनएससी का कैसे अध्यक्ष बन गया? क्या भारत को झटका है? क्या ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर पूरी दुनिया के सामने उठाएगा? और अब कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल मानी जाती है, सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, वहां पर अध्यक्ष बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है। पाकिस्तान assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of July। इधर मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये परमानेंटली नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने के लिए बना है, लेकिन इसके बाद राजनीति भारत में भी शुरू हो गई है। पहले आप ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ने ये पोस्ट किया, उसके बाद ये पाकिस्तान UNNY करके एक हैंडल दिया है जिस पे अपडेट्स ले सकते हैं, लेकिन भारत में वो हैंडल नहीं खुल रहा है, अकाउंट विथ हेल्ड है। यानी कि आप देखिए कैसे असीम इफ्तिकार अहमद, जो कि पाकिस्तान के PR हैं टू द UN, उन्होंने कहा कि कैसे हमको ये प्रिविलेज मिला है और अब हम हमारे मुद्दे वो जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है वहां पर उठाएंगे। इसके पीछे की कहानी अब आपको समझनी है। पहले आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पोस्ट करके बधाई दी। अब जो कांग्रेस है वो मोदी सरकार के ऊपर हावी है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को UN की आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के विदेश घूम घूम कर लोगों के गले पड़ने का क्या फायदा हो रहा है? विदेश नीति क्यों चौपट हो गई है? कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अगर इतना इंडिया ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक मैसेज दिया, और पहलगाम टेरर अटैक तो सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर तो पूरी दुनिया ने देखा है, तो भी पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको UN का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कोई इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है कि कैसे, अगर हम टेररिज्म के मामले में देखें तो वही वहां का पूरा फॉर्मेटर है, फाउंडर है, जो भी आप कह लीजिए। तो कांग्रेस तो मोदी सरकार को ये कह रही है कि तो फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान को इतनी तवज्जो कैसे मिल रही है? रणदीप सिंह सुरजेवाला का देखिए कैसे वो लिखते हैं, पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्टेट है, उसने कैसे अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद भी 1 जुलाई 2000, आप देख सकते हैं ये जो 25 का ये जुलाई वाला है, इसमें उन्होंने पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया। और कैसे पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप दूसरे भी देखेंगे कि 26/11 के बाद कांग्रेस ने कैसे पूरी तरीके से पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट कर दिया था। ये जितने भी अब कांग्रेस समर्थक है वही कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पाकिस्तान को ग्लोबली बॉयकॉट करवा दिया था, लेकिन इतना बड़ा पहलगाम टेरर अटैक हो गया, उसके बाद भी इंडिया अकेला खड़ा है और पाकिस्तान को ग्लोबल एड भी मिल रही है, उसको लोन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और अब तो UNSC की प्रेसिडेंसी भी मिल गई। यानी ये फेलियर है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी देख लीजिए कि ये कहा गया था कि जब इसको प्रेसिडेंसी मिलने वाली थी, और अब मिल गई है, लेकिन जब मिली नहीं थी तो उससे पहले भारत ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को UNSC प्रेसिडेंसी नहीं मिले, उसको अध्यक्ष ना बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है, यानी हमारी सरकार जो है वो फेल हो गई। हमने ट्राई किया कि IMF का उनको लोन नहीं मिले, फिर भी मिल गया। हमने ट्राई किया कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए पाकिस्तान, फिर भी वो नहीं हुआ। हमने ट्राई किया कि प्रेसिडेंसी नहीं मिले, फिर भी हो गया। उधर जो समिट अभी हाल ही में हुई थी उसमें हमने अपने साइन भी नहीं किए थे, क्योंकि जितने भी उधर देश थे उन्होंने जो है टेररिज्म की बात नहीं की, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया। तो अब इस सब के पीछे की कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, अब मैं आपको बता देती हूँ। सीधी सिंपल बात है, सिर्फ एक ये जो महीना है जुलाई, उसके लिए पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाया गया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ये मेंबर्स हैं, भाई 5 तो इनके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इनके नॉन परमानेंट मेंबर है। पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है। अब पाकिस्तान ने ये जो रोटेटिंग, हर महीने किसी अलग देश को प्रेसिडेंसी मिलती है, और वो ऐसे नहीं मिलती है कि ये देश बड़ा है, वो उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से मिलती है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। अगर 15 देश हैं, उनके देश का जो पहला लेटर है ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगी।
कि अभी जैसे पाकिस्तान को मिली है तो फिर अगली पनामा, और फिर अगर कोई दूसरा देश पी से आगे कोई लेटर पे होगा तो अगले महीने उसको मिल जाएगी। फिर एक देश को, भाई 5 तो परमानेंट मेंबर है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2-2 साल के लिए चुना जाता है, 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। और इस बार भारत मेंबर नहीं है, यानी जब पाकिस्तान अध्यक्षता कर रहा होगा, ये जितने भी नेशंस हैं वो सामने बैठे हुए होंगे और मुद्दों पे चर्चा, तो उस पे भारत की जगह नहीं होगी, क्योंकि भारत इस बार की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उससे बाहर है। पाकिस्तान लास्ट हेल्ड यूएनएससी मेंबरशिप इन 2012 एंड 13 और 1950। ये जो पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, भाई पाकिस्तान ने 1952 के बाद 7 बार ये जो मेंबरशिप है उसके पास आई है। लास्ट उसका था 12-13 में, और अभी उसका वापस आ गया है, तो अभी इसको प्रेसिडेंसी मिल गई है। और जो भी मेंबर होता है उन सबको प्रेसिडेंसी मिलती है, कोई पाकिस्तान कोई अलग अकेला बहुत बड़ा देश नहीं है जो उसको वो मिल गई है। ये इन लोगों का प्रोसेस है, ये होता आया है। अब देखिए सवाल ये किया जा रहा है कि भाई अब पाकिस्तान को अध्यक्षता, अब चलिए प्रोसेस है जो भी है, लेकिन वो इस सिचुएशन पे मिली है, इस ऐसा अभी चल रहा है भारत पाकिस्तान जो पोस्ट वॉर नैरेटिव है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा, वो ये बताने की कोशिश करेगा कि कश्मीर मुद्दे पर हमको इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए, वो ये कहेगा कि ये जो टेररिज्म है वो भारत की तरफ से आता है, वो ये कहेगा कि हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले हमने विक्ट्री हासिल कर दी। वो यही तो, जब अगर उसके पास कोई चेयर है, कोई अध्यक्षता है, तो वो जितने भी दूसरे देश बैठे उनको यही बताने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान महान है और हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है। तो इस तरीके से अब ये मामला उठाया जा रहा है कि कैसे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो पाकिस्तान के पास क्योंकि विजिबिलिटी आएगी अगर वो 2 मीटिंग करेगा। देखिए मैंने साफ लिख रखा है, 2 मीटिंग करेगा। एक मीटिंग होगी मल्टीलैटरिज्म पे, और दूसरी होगी यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन पे। यानी ये 2 मीटिंग उसको जुलाई के महीने में मिलेगी, और इस 2 मीटिंग में उसको विजिबिलिटी मिलेगी, वो अपनी आवाज़ उठाएगा, अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। और आज के ज़माने में तो विजिबिलिटी पावर है, उसके पास कोई एक्शन, कोई प्रैक्टिकल वाली पावर नहीं है, लेकिन वो बस अपना जो नैरेटिव है वो बयां कर देगा। और ये जो दूसरी मीटिंग होगी वो जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं यानी मुस्लिम मुल्कों के लिए भी उनकी आवाज़ उठाने का काम करेगी। हाउ इज़ द यूएनएससी प्रेसिडेंटी डिटरमाइंड, तो मैंने आपको बता दिया है, मंथली बेसिस पर ये घूमती रहती है। इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल का रूल 18 है वो यही कहता है, जितने भी मेंबर्स हैं चाहे वो परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, सबके अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो पूरे जो महीने हैं वो घूमती रहेगी। तो ये इनका रूल है, कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया गया हो। पाकिस्तान प्रेसिडेंसी फॉलोज गुआना, यानी देखिए जुलाई के महीने में पाकिस्तान को मिली, जून में गुआना को मिली थी क्योंकि जी वर्ड पी से पीछे। फिर देखिए अब अगस्त में पनामा को मिलेगी। फिर अगर हम पूरे साल की बात कर लेते हैं, जनवरी में अल्जेरिया को मिली थी, फरवरी में चाइना को मिली थी, मार्च में डेनमार्क के पास आई थी, अप्रैल में फ्रांस के पास, मई में ग्रीस के पास। तो इस तरीके से ये चलती रहती है। और क्योंकि अभी अध्यक्ष बन गया है, जुलाई महीने में इसके पास ताकत है पाकिस्तान के पास, तो वो चेयर करेगा मीटिंग, काउंसिल का एजेंडा सेट करेगा, जो अपना पूरी बॉडी है उसको पब्लिकली प्रेजेंट करेगा। और मेन बात यह है कि उस पूरे डिस्कशन में भारत के पास तो सीट ही नहीं है ना, इस साल तो भारत हिस्सा है ही नहीं, तो वो जो भी प्रोपेगेंडा चाहेगा उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वीटो का भी बड़ा खेल है। ये जो 5 मुल्क हैं ना जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको P5 कहा जाता है, वो तो वीटो लगा देते हैं कि अगर कोई तुम फैसला पारित करने जा रहे हो, कोई डिसीजन, तो तुरंत अगर उनके हिसाब से नहीं होता है तो वीटो लगा देते हैं। और 5 में से किसी एक ने वीटो लगाया तो वो फैसला पास नहीं होगा। ऑल्दो लार्जली प्रोसीजरल इन नेचर, इट ग्रांट्स द प्रिसाइडिंग कंट्री नोटेबल विजिबिलिटी। इस विजिबिलिटी की बात कर रही हूँ, इस एजेंडा सेटिंग इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ, जो जुलाई महीने में अब पाकिस्तान कर जाएगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको। और वो तो चाहता ही यही है कि कश्मीर को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, लेकिन भारत इसके खिलाफ है और बहुत बार उसने कह दिया है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब देखिए यूएनएससी मेंबर्स कैसे चूज किए जाते हैं, तो 5 तो देखिए परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 10 अलग मेंबर्स हैं, वो 2 साल की टर्म्स के लिए चूज किए जाते हैं। और एक वोटिंग होती है इन लोगों की, 2/3 की मेजॉरिटी पे एक सीक्रेट वोटिंग होती है, और इसमें ये लोग फैसला ले लेते हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने वो वोटिंग पास कर ली थी। अब देखिए
यूएन में एंट्री भी, यूएनएससी मीटिंग में एंट्री भी ऐसे मिलती है कि अगर इनके जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, आप उसमें सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप देखिए ये पूरा जो एशिया वाला नेटवर्क देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफिकली भी अगर हम देखें तो एक पोजीशन होल्ड करता है। तो ये चाहे इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, वैसे तो आयरनी है पाकिस्तान से पीस सिक्योरिटी शांति की उम्मीद करना, क्योंकि उसको खराब करने में जो अपोजिट काम होता है पाकिस्तान वो करता है। लेकिन क्योंकि इन लोगों के रीजनल पीस के लिए, पीस कीपिंग मिशन के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत सी चीजें होती रहती है, तो यूएनएससी का मेंबर है पाकिस्तान। फिर देखिए व्हाट डज द सिक्योरिटी काउंसिल डू। अब जो यूएन का ये चीफ ऑर्गन है, यूएनएससी सिक्योरिटी मीटिंग देखिए, जब भी अभी आप देखिए पैलेस्तीन का मुद्दा कितनी बार वहां पर उठा है, जब भारत वहां पर भी वोट करता है, क्योंकि इन लोगों का समूह कितना है, यूएन मेंबर स्टेट्स कितनी है, कंट्रीज कितनी है, 193, इनका सबका समूह है। कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ का खिलाफ के हिसाब से नहीं चलता है, यूएन चार्टर के इधर लॉ अप्लाई होते हैं। हालांकि अभी हमने बहुत वक्त से देखा है कि यूएनएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज होती जा रही है, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। लेकिन चाहे वो सैंक्शंस लगाने की बात हो, चाहे वो पीस कीपिंग मिशंस की बात हो, चाहे वो मिलिट्री फोर्स, अगर कोई वॉर चल रही है तो मिलिट्री फोर्स को डायरेक्ट करने की बात हो, यूएनएससी वो सब कुछ कर सकता है। यानी हाईएस्ट पावर होती है उनके पास, और उसी का अध्यक्ष अब पाकिस्तान जुलाई महीने में रहने वाला है। और जैसे कि मैं आपको कानून बता रही थी, यूएन चार्टर के हिसाब से चलता है। अभी जैसे देखिए आवाज उठी फिलिस्तीन के मुद्दे पर, यूएनएससी में कितनी बार आवाजें उठी हैं, कितनी बार देशों ने विरोध किया है। चाहे आपका ये जो यूएस और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया था, उस पर भी बहुत आवाज उठी, लेकिन वो कॉल टू एक्शन नहीं हो पाता। मतलब कोई रोक नहीं पाया ना। अभी भी फिलिस्तीन इजराइल के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई रोक पा रहा है? यूएस और इजराइल ने जो हमला किया ईरान पे, वो कोई रोक पाया? तो देखिए इसलिए कहा जा रहा है कि यूएनएससी की जो कॉल टू एक्शन या एक्शन वाली जो पावर है ना, वो विजिबिलिटी दे सकते हैं, वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं ऑन पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए जिस चीज की मैं बात कर रही थी कि यूएनएससी ने बहुत सारे डिसीजन लिए, चाहे वो सीरिया पे हो, यूक्रेन पर हो, फिलिस्तीन पे हो, लेकिन ये जो P5 है, ये जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, वो वीटो लगा देती हैं। आपको आश्चर्य होगा, रशिया ने, अगर मैं सोवियत एरा भी मिला लेती हूं, रशिया ने अभी तक 158 टाइम्स वीटो लगा दिया। यूएन ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने 92 टाइम्स वीटो लगा दिया, जिसमें एक फिलिस्तीन का मुद्दा भी था, स्टेटहुड का। चाइना ने हमेशा वीटो राइट्स का एक्सरसाइज किया है और वो हमेशा थोड़ा रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन फ्रांस और यूके ऐसे हैं जिन्होंने 1989 से अभी तक वीटो इस्तेमाल नहीं किया है, और वो इसके खिलाफ भी है। वो ये नहीं सोचते कि भाई हम एक अकेले अगर किसी बात का डिसीजन ले रहे हैं तो वो होना चाहिए। खैर, व्हाई आरंट अदर ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व एक्टिवली इन द यूएनएससी? अब आप पूछेंगे भारत क्यों नहीं परमानेंट मेंबर है? और भी ग्लोबल पावर्स हैं, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, ये क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल कट जवाब यही है कि जब ये यूएनएससी का फॉर्मेशन हो रहा था, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हो रहा था। उस टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज थी वो अलग थी, अब अलग हैं। अब क्योंकि उस टाइम पे अलग थी, तो ये जितने भी अभी सुपर पावर्स बन गए हैं, जो एक बड़े देश बन गए हैं, उनको नहीं इन्वॉल्व किया। तो अभी तक उसी टाइम फ्रेम पे चला आ रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। तो अब देख लिए, इसलिए अब कहीं ना कहीं ये जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, ब्राजील हो, जर्मनी हो, अब वो और रिफॉर्म्स चाहती हैं, इंक्लूसिव सिक्योरिटी काउंसिल चाहती हैं, परमानेंट सीट्स चाहती हैं। तो अब उसमें बदलाव होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसका जवाब यही है कि वाई इंडिया इज इन द मद, क्योंकि लास्ट जो भारत मेंबर था वो 2021 और 22 में था, और उसने प्रेसिडेंसी भी की थी, भारत के पास अध्यक्षता भी थी। लेकिन 2023 के बाद से इंडिया उस काउंसिल में नहीं है, तो अभी तक वो रोटेशन नहीं आया है। क्योंकि इनका रोटेशन चलता रहता है ना, सब कुछ रोटेशन के हिसाब से होता है। तो इसलिए ये जो 2025 की प्रेसिडेंसी जो पाकिस्तान को मिली है, और ये जितने भी देश हैं, उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। अब ये इतना मैटर इसलिए करता है कि पाकिस्तान अध्यक्ष बनके, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, मल्टीलैटरलिज्म हो, रीजनल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के मुद्दे उठाएगा, अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। और देखिए कैसे, जो एक बात हमेशा पाकिस्तान करता है, इंडिया इज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान पोटेंशियल टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर, जो भारत की एक बहुत ही सेंसिटिव नब्ज है, वो उसी को वहां पे जाके उठाएगा। और यहाँ पर देखिए हाई लेवल सेशंस होने वाले हैं। एक जुलाई 22 को होगा जो पीस मीडिएशन पर होगा, और एक जुलाई 24 को होगा जो यूएन और ओआईसी पे होगा। तो देखिए इस तरीके से पूरा मामला चलेगा। और अब बॉटम लाइन यही है कि ये यूएनएससी 15 मेंबर का पावर हाउस है।
5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। पाकिस्तान को जुलाई की प्रेसिडेंसी मिल गई है, इंडिया इसमें एब्सेंट है। ये जिस टाइम पर हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टाइम पे हो रहा है, वो भारत के लिए एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। कांग्रेस इससे खफा है और देखिए अभी भी पावर उस P5 के हाथ में ही है। ये P5 कभी भी वीटो लगा सकते हैं। तो देखिए अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी बात है, सेंसिटिव मुद्दा है और भारत के लिए चाहे सब कुछ प्रोसेस में हो रहा लेकिन ये टाइमिंग ठीक नहीं है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।